वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज कराची में वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं। बड़ा मच अवेटेड दौरा था। पीटीआई सिंध की जानिब से बड़ी इसकी तैयारियां भी की गई और आप जानते हैं कि ईद उल अजहा से पहले भी सिंध प्लान के हवाले से बड़ा बातचीत भी हो रही थी कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अंदरून सिंध और सिंध के अवाम जो हैं पूरे उनके हवाले से न सिर्फ वो अपनी पूरा जो उनका कैनवस है उसको स्प्रेड करें यानी अपनी जमात की, बल्कि ये भी खबरें हैं कि बहुत से ऐसे लोगों को ये शामिल करना चाहते हैं जिससे ये कहा जाता है कि सिंध में जो सियासी खला मौजूद है उसको पुर करने के लिए तहरीक इंसाफ अपना काम करके दिखाएगी। बहुत कहा जा रहा था, सब ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को दौरा करना चाहिए, कराची का दौरा, क्योंकि 1100 अरब का उन्होंने एक पैकेज की अनाउंसमेंट भी की थी, फिर अपने MNAs को फंड्स भी दिए। कराची ने इंतखाबी जिसे कहते हैं जीत एक तरह से PTI की कराची शहर से हुई थी 2018, जो कि सिंध का कैपिटल और पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, जिसमें बुनियादी मसाइल आज तक मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से क्या कुछ करने को है PTI, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हमने आज देखा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत जो है वो सही राह पर गामजन भी नज़र आ रही है, करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो तरक्की पजीर ममालिक का जो है वो एक अहम मसला है जिस पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर हलीम आदिल शेख साहब जो कि सिंध असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का दिल कराची के साथ धड़कता है। 1100 अरब के पैकेज में से 400 अरब वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने देना है, और उन्होंने ये भी कहा कि 10 अरब रुपए कराची के MNAs के जरिए कराची के लिए लगाए गए हैं। दूसरी जानिब आप ये जानते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कम वसाइल के बावजूद जो कुछ मुमकिन है कराची पर और सिंध के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। 1100 अरब के पैकेज के हवाले से उन्होंने कहा कि एक ईंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाई, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत ना तो कराची के लिए कोई काम करती है और ना ही किसी और को करने देती है। उन्होंने सेंसस के हवाले से भी ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंसस के हवाले से एतराज़ात भी उठाए, लेकिन अभी तक वफाक की जानिब से इस मसले को हल नहीं किया गया। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो बैठक आज कराची में हमें नज़र आ रही है, कौन कौन सी खुशखबरियाँ कराची के लिए मौजूद हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा परेशान नज़र आती है, जिन्होंने इस वज़ीर आज़म के दौरे से कबल हमने देखा कि काफ़ी चेंजेस भी की हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ भी कराती चलूँ। हमारे साथ आज इस गुफ्तगू में शरीक होंगी कौमी असम्बली की मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ शाहिदा रहमानी साहिबा। हमारे साथ होंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, कौमी असम्बली के ही मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दोनों मेहमान मेरे कराची से MNAs हैं। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि जमात इस्लामी से उसामा रज़ी साहब को भी रोपन करें इस डिस्कशन में, क्योंकि जमात इस्लामी भी कराची को हक दो के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक भी रन कर रही है। सो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे आप तीनों मोहतरम मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का दौरा है कराची। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। फरमाइएगा कि इस दौरे का असल मकासद क्या है, क्या कुछ खुशखबरियाँ हैं, और क्या इसके पीछे जो साइंस इन्वॉल्व हुई है और बड़ा काम इन्वॉल्व हुआ है, क्या करने को हैं आप यहाँ कराची और खुसूसन पूरे सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि रूटीन का उनको होना दौरा था, वो कराची का उन्होंने किया है। KPT गए, KPT के अंदर जो जहाज़ वगैरह और जो भी वहाँ पे काम हो रहे हैं उसकी ब्रीफिंग ली उन्होंने। और सिंध के हालात यकीनन जो गवर्नर साहब के साथ बैठकर और वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे दो साथी हैं, उनके साथ बैठकर वहाँ के हालात का जायज़ा लिया होगा, और जो काम हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया होगा कि जी 4K के अंदर क्या काम हो रहा है, ग्रीन लाइन का क्या काम हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, और ये चीज़ें सारी देख उनको बताई गई होंगी। और क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदगी में हम जो, क्योंकि उनके सफ़ीर भी हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं, कराची से मुंतखब लोग हैं,
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں لوگوں نے اگر منتخب کیا تو ہم ان کو ڈیلیور کریں. سو یہ روٹین کا دورہ ہے, آبجیکٹیوٹی یہ ہے, یہ روٹین کا دورہ ہے, اور کراچی روٹین میں کافی نچلے نمبر پر ہے کہ کافی دیر سے یہ روٹین آئی ہے. نہیں ایسے روٹین مطلب ہم تو ریگولر بیسس پہ ہیں نادیہ, آپ کے ساتھ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. نہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یقیناً جب ہم ان کے نمائندے ہیں تو ہمارے ذریعے ان کو ہر چیز کا پتہ چلتا رہتا ہے. جو تکالیف ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں, اور جو وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اس کے مطابق ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بڑا کام کیا اپنے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جب وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے انہوں نے ایک تاریخی پیکج کراچی والوں کے لیے دیا اور کہا کہ تمام تر جو بنیادی مسائل ہیں, جس میں نالوں کی صفائی بھی اس میں تھی اور بہت سارے ایسے مسائل, پانی کا مسئلہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام, اس کے لیے 1100 ارب کا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا. لیکن اس کے بعد آپ سب کو علم ہے کہ ابھی تک ایک کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ آپ لوگ دکھا سکے ہوں ایک ایسے شہر کو جس کا پورا ووٹ بینک متحدہ قومی موومنٹ کا تھا, اور تقریباً 14 سیٹیں ملی, یعنی بہت بڑا چنک آپ لوگوں کو ملا ہے جس نے آپ کو ووٹ کیا ہے. آپ کے پاس ایک بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے دکھانے کے لیے ان 3 سالوں میں. نہیں دیکھیں نادیہ, ایسا نہیں ہے, ہم نے یقیناً بہت کام کیا اور کر بھی رہے ہیں. کون سا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے؟ ابھی دیکھیں یہ جو گرین لائن ہے انشاءاللہ اگلے مہینے یہ آپریٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ جو اور بھی جو پروجیکٹ ہیں وہ سارے ایسے ہیں کہ جو کوئی دنوں میں کمپلیٹ ہونے والے پروجیکٹ نہیں ہیں, جیسے ان میں ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ K4 کا منصوبہ ہے. آفتاب جہانگیر صاحب K4 پہ کام تک نہیں شروع ہوا, کیا ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ہر چیزیں مطلب اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی ہم نے وعدے کراچی کے لوگوں سے کیے تو آن گراؤنڈ K4 کب آ جائے گا بٹوین, اگر سب کام ہو رہے ہیں تو؟ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب اپنے وقت کے مطابق ساری چیزیں وہ کیا وقت ہے؟ اب اچھا وقت تو یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہے اس سسٹم کے تحت ہے, لیکن جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے حلقوں کے اندر ہیں, ہم ترقیاتی کام جو ہمارے حلقے ہمارے ہیں ان میں ہم کر رہے ہیں, بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. نالوں کی صفائی کی بات تھی, وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کام ہو رہا ہے, اور بہت جو آپ 2-4 چیزیں بڑی دیکھنا چاہتی ہیں جیسے گرین لائن کا منصوبہ ہے یا کوئی اور ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی وقت پر, جیسے اب کہا ہے کہ سپٹمبر میں وہ انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح سرکولر ریلوے کا ہے, وہ سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو ڈیڈ لائن نہیں پتا, کوئی ٹائم لائن نہیں ہے آپ کے پاس. ڈیڈ لائن تو K4 کی نہیں ہے, سرکولر ریلوے کی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ گرین لائن بھی اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرز آپ کے بجٹ میں ہر جگہ آتی ہے, 80 بسیں آپ دینے جا رہے ہیں. تو مطلب پرفارمنس آپ کی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کراچی کے حوالے سے. نہیں ڈیڈ لائن تو نہیں دے سکے, لیکن یہ ہے کہ یقیناً کام اپنے سپیڈ پر ہو رہا ہے, اور اب دیکھیں گے بہت جلد بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی. ویری سیڈ کہ کراچی کے لیے سپیڈ جو ہے نا وہ انتہائی سست روی کا شکار رہتی ہے, اور اس کے بہت سارے آپ بالکل ریزنز بتا سکتے ہیں مجھے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن اوپننگ ریمارکس ذرا شاہدہ رحمانی صاحبہ سے لے لیتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ, اور پیپلز پارٹی میں بڑا ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی. آپ لوگ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں, کراچی کو کچھ تو ریٹرن کرنا ہے, فوراً کابینہ میں رد و بدل کر دیا, ایک اچھا ینگ ڈائنامک ایڈمنسٹریٹر, ایکسیپٹیبل ٹو آل, گڈ ڈیسیشن جس کو بہت سارے لوگوں نے ہیل کیا ہے کہ اب کچھ ہمیں نظر آئے گا کام ہوتا ہوا. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کین فل دا ویکیوم ان سندھ اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا تو؟ بہت شکریہ نادیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ آپ نے کراچی کے اتنے اہم, یعنی کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا, وہ پرائم منسٹر صاحب جنہوں نے کراچی سے 14 سیٹیں لی اور وہ خود کراچی سے الیکٹ ہوئے. بالکل. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی کو کتنا نظر انداز کیا گیا. 1100 ارب پیکج کا پچھلی مرتبہ اعلان کیا, ہم ڈھونڈتے رہے کہ وہ 1100 ارب کہاں گئے, اور اس میں بھی یہ بھی پتا تھا آپ کو کہ 750 ارب تو وہ تھے جو سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹ جاری تھے, اور انہوں نے جو 400 ارب کا کہا تھا وہ بھی وہ پروجیکٹ تھے جو کہ پرانے, یعنی گرین لائن پروجیکٹ کا یہ کریڈٹ لینے جا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ سرجانی سے جو اسٹارٹ ہوا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ میں 2014 میں آئی تھنک, اور ابھی تک وہ ایم اے جینا روڈ یعنی مزار قائد کے سامنے رکا ہوا ہے جسے ٹاور تک جانا تھا, انہوں نے اس میں کتنے یعنی 1 میٹر بھی کھدائی کر کے آگے بڑھایا اس کو,
इसके अलावा हर चीज का ये क्रेडिट ले रहे होते हैं, ना तो उसमें बसेज आई, हमारा उसके साथ जो नथी एक प्रोजेक्ट था ऑरेंज लाइन, आप जाकर देखें वो कंप्लीट है, सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि ग्रीन लाइन कहाँ कंप्लीट है ऑरेंज लाइन? वैसे बिटवीन आप इनके साल गिनवा रही हैं, एक मिनट, जब ये बात कर रहे वो हैं भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, शाहिदा रहमानी साहब साहबा वो भी हम कर रहे हैं। सेकंड, कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मैंने एक मिनट, बहुत झूठ बोले, मैंने नहीं आप पहले इसका भी मैंने जवाब कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने भी नादिया को जवाब पता है मैं झूठ नहीं बोलता, शायदा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक मिनट शाहिदा रहमानी साहिबा, आप ये ना बोले कि मैं झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब जरा तहम्मुल, मुझे शाहिदा रहमानी साहिबा ने कहा ना कि इनका जो ऑरेंज लाइन है वो कंप्लीट पे है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, कायम अली शाह साहब के ज़माने से जब हम बजट कवर किया करते थे सिंध का, ऑरेंज रेड ब्लू ग्रीन दुनिया की रंगों की लाइनों का जिक्र और उनके पैसे मख्तस किए जाते थे, एक भी दिखा दीजिए जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है। यू हैव फेल्ड कराचीइट्स एंड सिंध इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्रोग्राम के थ्रू ये आपसे कहती हूँ कि कल अब जैसे हमारा सेशन ऑफ होता है मैं कराची आती हूँ, आप मेरे साथ चले, ऑरेंज ट्रेन ऑरेंज बस का जो प्रोजेक्ट है वो आफ्ताब जहांगीर साहब को भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहती हूँ मेरे साथ चलें। वो बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन सेक्टर 5 तक जो है वो बनना था, वो तकमील है। अच्छा। लेकिन असल चीज है कि उससे बसें आएंगे डायरेक्ट ग्रीन लाइन पे। अब ग्रीन लाइन आपका ना तो बना है ना स्टार्ट है, और ये 2014 का है जिसे 3 इयर्स में कंप्लीट होना था, देन 4, 5, 6, आज कितने साल हो गए, 7 साल हो चुके हैं और ये क्रेडिट ले रहे हैं। इनका अपना एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो इन्होंने शुरू किया हो कराची के लिए। आज इन्होंने, अभी आपने बताया कि 10 अरब रुपए इन्होंने कहा कि हमने 10 अरब रुपए दिए, 10 अरब में तो कराची बदल जाना चाहिए था। कराची का नौहा क्यों पढ़ते रहते हैं? अब आप ही कि अगर हम बात को एक्सेप्ट कर लें कि आपने अपने अरकान को 10 अरब दिए, फिर तो कराची में कोई मसला नहीं होना चाहिए था। ये आफ्ताब जहांगीर साहब बैठे हुए, इनके हलके में मेरी रिहाइश है, ये तो रहते हैं डिफेंस में, लेकिन मैं चूंकि एक वर्कर हूँ तो मैं वर्कर वाले एरियाज में रहती हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर हम जो यूसुफ गोड का बहुत देरीना मसला था, पानी में डूब जाता था, वहाँ सेवरेज लाइन नहीं थी। आज अगर वहाँ पे 50 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की तो किसने की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैंने उसको करवाया। खुदा को मानो शायदा वो हमारे वफाक का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप झंडे लगाते हो। अच्छा चलिए, वो जिसका भी प्रोजेक्ट है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सिंध में हुकूमत किसकी है? वो अभी एडीपी की स्कीम के अंदर वो हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे आप झंडे लगाते हो। मैंने ये कभी झंडों वाली सियासत नहीं की। नहीं किया था। अच्छा, ये मैंने 48 करोड़ रुपए का, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी साहब की मशहूर हूँ कि उन्होंने 3 गवर्नमेंट। चले ऐसा करते हैं कि ऑडिट करवा लेते हैं, ऑडिट करवा लेते हैं आपके 48 करोड़ का भी और मेरा भी। आपका कसूर नहीं है। ये है मतलब मैं इतनी हैरान हूँ दूसरों के प्रोजेक्ट पर अपना खुदा को मानो हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो विफाक का प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है। सही यूसुफ कोर्ट में चले तो सही। मैं नादिया आपको जो है यूसुफ कोर्ट के क्लिप्स भेजूंगा, वहाँ के लोगों की राय भेजूंगा आपको। अच्छा, एक यूसुफ कोर्ट के अंदर वो हमारे बड़े बड़े 48 इंच के पाइपलाइन, आपके यूसुफ कोर्ट की बात कर रहे हो तो हम फिर से लेकर आ रहे हैं। ये आप लोगों की जो रस्साकशी है ना, जो देखें, जो विफाक और सिंध की रस्साकशी है, इसी में बदनसीबी कराची के शहरियों की नजर आती है। मतलब आप ये देखिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसकी है, पानी का मसला हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे काम हो रहे हैं, और यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान वो काम कराता है। आज आप देख रहे हैं कि केपीके में, पंजाब में लोग, मुझे नहीं देखना केपीके पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं इस शहर की बात कर रही हूँ जहाँ जिस सूबे पे आप हुकूमत करते चले आ रहे हैं, मैं उस सूबे की बात कर रही हूँ जिसमें 10 बस का आप जिक्र करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब 10 बस का जिक्र करते हैं, ईद से पहले 1 बस चलाते हैं। चिंची रिक्शे आपने इस शहर को दिए, रिक्शा बसें इस शहर को आपने दी, लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजबूत निजाम इस शहर को ना दे सके, और हर वक्त ये कहते रहते हैं कि विफाक ने हमको नहीं दिया। तो आपका क्या काम है? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है वजीर आजम के दौरे कराची के लिए क्या तोहफे हैं, पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से लोगों का दिल जीत सकती है, या जो कहा जाता है कि सियासी खला मौजूद है उसको पुर करने के लिए क्या तहरीक इंसाफी लोगों की चॉइस होगी। हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब ने। जमात इस्लामी ने भी
بڑی مہم چلا رہے ہیں کراچی کو حق دو، جس میں آپ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، سینسس کے حوالے سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اس آواز کا کیا فائدہ اسامہ رضی صاحب؟ مطلب سب اپنے اپنے کونوں میں کراچی کی بات تو اٹھاتے ہیں، لیکن ایکچولی ان مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پر کرے گی اس سیاسی خلا کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو قومی اور ریاستی امور ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی یا کسی شخصیت کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے کہ کوئی سپر مین آئے گا اور وہ مسئلوں کو حل کر دے گا. اس کے لیے آئین اور قانون کے تحت ایسے راستے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں جمہور کو خود حق حکمرانی ملے، اور جمہور پھر اپنے فیصلے، اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے خود ہی اپنے مسئلے حل کرتے ہیں. اچھا، یہاں کا جو بنیادی مسئلہ ہے سندھ کا وہ یہ ہے کہ سندھ پہ ایک جاگیردارانہ سیاست جمہوریت کے نام پر مسلط ہے، اور اس جاگیردارانہ آمریت نے کہ جو جاگیرداروں کی رد و بدل کا ایک کھیل ہے، اس نے سندھ کے عوام کو تو خیر بالکل ہی کچل کے رکھ دیا ہے. سندھ کا عام آدمی تو غریب غلامی کی ایک بدترین زندگی گزار رہا ہے. لیکن کراچی جو شہروں کا ایک شہر تھا وہ بھی اب گوٹھوں اور اس کچی آبادیوں میں اس لیے منتقل ہو گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا ہے. لیکن یہاں کا جمہوری حق انسانوں کو نہیں دیا گیا. بہت ساری چینجز تو پیپلز پارٹی نے کی ہیں، اپنی کابینہ میں رد و بدل کی. کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا پیپلز سکوائر بنائے جا رہے ہیں، کئی جگہ پارکس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، کئی جگہ سڑکوں کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے. تو کام تو کر کے دکھا رہی ہے پیپلز پارٹی. کراچی کے عوام اس وقت بددعائیں دے رہے ہیں اس تمام حکمرانوں کو. بدترین زندگی گزار رہے ہیں کراچی کے لوگ. نہ یہاں پر سڑکیں ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. 80 بسیں آ رہی ہیں، گورنر سندھ نے کہا ہے. دیکھیے، وہ تو 1100 ارب روپے بھی آئے تھے. اس سے پہلے کئی اور ارب روپے آئے تھے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے ہوگا. وہ کراچی سے وزیر اعظم ہونے کے بعد 3 سال میں کراچی جس بدترین صورتحال میں گیا ہے، کوئی ہے جو اس کو بیان کرے؟ یہاں کے جتنے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، نہ لیپنے کے ہیں نہ پوتنے کے ہیں. بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں. کراچی کے جتنے بنیادی حقوق تھے وہ سب مردم شماری کے ذریعے اس کا قتل عام کیا گیا ہے. کراچی کے سیاسی اور معاشی قتل عام کو یہاں کی صوبائی اور مرکزی حکومتیں مل کر یہ کام کر رہی ہیں. دونوں حکومتیں لوٹ کھسوٹ میں لگی ہوئی ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، اس پورے سیاسی عمل کو اس طرح بگاڑا جا رہا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ہاتھوں میں اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. کس مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ اس ملک میں کوئی نظام کام کر رہا ہے اپنے حلقوں کے کام کرانے کے لیے نا. وہ کہتے اور ہیں بہت سارے ایم این ایس کو بھی دیے گئے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دیے جائیں. ان کو پیسے کیوں نہیں دیے گئے؟ اس لیے کہ وہاں تو وہ دکھاوے کی سڑکیں بھی نہیں بن رہی ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے آفتاب جہانگیر صاحب. دیکھیں، ایک نظام ہوتا ہے، نظام کے تحت چیزیں چلا کرتی ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایم این ایس کو پیسے دے دیے جائیں، اپنے حلقوں میں جا کر آپ روڈز جو ہیں وہ بنا دیجئے، کہیں وہ نالیاں صاف ہو رہی ہیں. یہ تو ایک بلدیات کا کام ہے، اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی فیلڈ ہیں in getting these elections done, conducted. اچھا نادیہ، پہلی بات تو یہ کہ اسامہ بھائی تھوڑا سا جذباتی ہو گئے کہ شاید وہ مجھے پہچانتے تو ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ تو جماعت اسلامی کے بھی گئے نا تحریک انصاف میں. دیکھیے آفتاب بھائی، معذرت کے ساتھ آپ بات کیجئے گا، حالات اتنے بدترین ہیں کہ اگر غصہ آدمی کو نہ آئے نا تو سوال کرنا چاہیے کہ انہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا. جی آپ بات کیجئے. اچھا رضی بھائی، بات یہ ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے ہیں آفتاب جہانگیر؟ بتائیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بتائیں کام کرتے ہیں یہ. آفتاب بھائی کو چلیں آفتاب جہانگیر صاحب بتائیے. نہیں، پرسنل بات ہی نہیں ہے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. یہ تو پارٹی پالیسیز کی بات، نہیں سسٹم کی، بلدیات کی بات کریں نا. وائی ناٹ دی لوکل گورنمنٹ الیکشن؟ نادیہ سن تو لیں. ہو سکتا ہے کہ رضی بھائی میری بات سے اتفاق کر لے، ہو سکتا ہے اختلاف بھی کر لے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی نا تو سندھ کا، ہم کیونکہ اس وقت سندھ موضوع ہے ہمارا، کراچی موضوع ہے، تو سندھ کے اندر جو حکومت تھی وہ تھی پیپلز پارٹی کی، اور بلدیات جو تھے وہ ایم کیو ایم کے پاس تھے. اچھا اب ہمارے ساتھ ایشو یہ بن گیا کہ ہم کوئی کام کر ہی نہیں پا رہے تھے. تو جب ہم کوئی کام کے لیے بات کرتے تھے، یا تو 18ویں ترمیم ہمارے گلے پڑ جاتی تھی، یا پھر بلدیاتی نظام میں کیونکہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو ہمارے لیے پرابلمز ہو رہی تھیں. تو ہم نے کیا کیا کہ کراچی کے ایم این ایز نے باقاعدہ لڑ کر ہم نے خان صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں کوئی فنڈ دیں تاکہ ہم لوگوں سے کام کرا سکیں. اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے نادیہ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کو رات کو 3 بجے اگر فون آ جائے کہ جی پانی نہیں ہے گھر پہ،
या गटर का ढक्कन नहीं है, नाले के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ये कितना बड़ा अफसोस की बात है। जो काम एक काउंसलर का था वो अब कौमी असेंबली के मेंबर से डिमांड किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमने वादा किया था लोगों से, हमने उसके ऊपर लब्बैक का, हमने जब प्राइम मिनिस्टर से बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने एक पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो मखसूस कराची के लिए नहीं कर सकते थे वरना दूसरे लोग भी शोर में जाते, उन्होंने हमें 15-15 करोड़ के फंड दिए। अच्छा, वो फंड हमारे हाथ में कैश की सूरत में नहीं दिए। अच्छा, ये सबको मालूम है। हमने अपनी स्कीमें बतानी थी कि जी हमें ये हमारी जरूरत है, और उस जरूरत के तहत हमें जो है वो फंड जाता था पीडब्ल्यूडी के पास, और वो वहां से हम स्कीमें देते थे और वो फंड लगता था वहां पर, जो ऑक्शन होता है जैसे उसका टेंडर्स होते काम होता है, जो तरीकेकार है, जो रजी भाई को भी पता है क्योंकि ये लोग हुकूमत कर चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, सारा कुछ इन्हें पता है। अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट अच्छा मेक इट देखिए, मैं कंसाइज। आपको इसलिए अभी आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा नादिया थोड़ी सी बात को समझिएगा। देखिए, अब मेरा हल्का जो है सबसे बड़ा हल्का है, तकरीबन 2.25 MPA पूरे, और 25% मेरे हिस्से में आता है। सही। अब 15 करोड़ से इतनी बड़ी जगह पर, जहां पर कोई नाले का इंतजाम नहीं, कोई सीवरेज का इंतजाम नहीं है, कोई पानी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई गली नहीं है, वहां पर 15 करोड़ को कैसे आप उसको करेंगे? हमने उसको तकसीम किया। इसी तरह मेरे साथ दूसरे दोस्तों ने भी किया है, दूसरे MNAs ने भी किया। ओके, इसी तरह आप लोगों ने अपने काम कराए हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? पूरे मुल्क में होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए। अब मैं तो इस बात का दाई हूं कि हर काम अपने वक्त पर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा बताइए। तो बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि होना चाहिए कि अच्छा, उसके अंदर बहुत सारा हमें निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि जब 18वीं तरमीम आपने ले ली तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई सूबाई हुकूमत की कि वो इस कराची को ऑन करे। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने उसको ऑन करने के बजाय, देखिए सरकारी स्कूल किसकी जिम्मेदारी है? सही। सरकारी हॉस्पिटल किसके जिम्मेदारी है? अच्छा, ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन क्रिटिसाइजिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर आप इनका ऑडिट करवाएंगे ना, अगर आप इनका ऑडिट करवाएंगे तो इनको गोस्ट स्कूलों की एक तादाद मिलेगी। जो कराची की बात कर रहा हूं मैं, पंचसिंध के अंदर तो है ही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक चीज मुझे बताएं, इंतहा मिलेगी। जो इंतखाबी नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में हासिल किए, क्या आप वाकई फायदा उठा सके? और क्या अब जब इंतखाबात होंगे, व्हाट डू यू हैव टू शो? लोगों को क्या दिखाएंगे? अच्छा, मैं आपको बताऊं नादिया कि अभी 2 साल रह गए। 2023 में जब हम आवाम के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको, मैं अपनी ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि मेरे हलके के लोग ये कहते हैं कि आफ्ताब भाई, हमने कम से कम अपने 20-25 साल दौर के अंदर काम भी होते हुए देखे और अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपने बीच दरमियान में देखा। अच्छा, मैं कभी भी आपको मैं बताऊं, मेरी कोई नाम की तख्ती नहीं लगी हुई। नहीं, आफ्ताब जहांगीर साहब, कुल्ली तौर पर तहरीक इंसाफ क्या किया? हमने कराची के अवाम के लिए क्या किया जिन्होंने वजीर आजम मुंतखब किया? देखिए, हाँ बिल्कुल, हम बता रहे हैं ना आपको, हमने उनके लिए वो जो मसाइल थे, उनके बेसिक मसाइल थे, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कर लिए हैं। सर आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत हद तक 2023 तक तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत हद तक जो बेसिक मसाइल हैं, जैसे सीवरेज का मसला है, जैसे और दूसरे मसाइल हैं, वो हम हल कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो कहते हैं वाटर बोर्ड उनके अंडर नहीं है, मुर्तजा वहाब साहब वो कुछ नहीं कर सकते पानी के लिए, लेकिन आप लोगों ने हल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन What are you going to show? What is your party going to show कि हमने क्या किया? लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कम से कम इनके MNA को फंड्स मिले तो आप लोगों में थोड़ी हिलजुल हुई कि अब कराची को भी कुछ रिटर्न कर दिया जाए। देखिए नादिया, मैं समझती हूँ कि जितना महारत के साथ इनके लीडर झूठ बोलते हैं, इसी तरह ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि उस हलके के अंदर स्कूल्स नहीं है, मेरे साथ चले, मैं स्कूल दिखाऊं, हॉस्पिटल्स दिखाऊं, डिस्पेंसरीज दिखाऊं। वो स्कूल की बात कर रहे हैं। एक मिनट जब मैं बात यार नादिया, खुदा को मानो, आप भी कराची की हो नादिया, रजी भाई भी कराची के, मुझे ले चलो स्कूलों में, मुझे उस सरकारी स्कूलों में ले चलो, बोलने तो दे, अगर शाहिदा रहमानी अपने बच्चे वहां पढ़ा सकती है। ये गलत बात है आफ्ताब जहांगीर साहब, पहले उनकी पूरी सुने फिर आप ये इनको मुझसे इस तरह बात ना करके झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इनको पहले कंप्लीट करने दो। नहीं कर सकती क्योंकि इनके अंदर सच सुनने का हौसला नहीं है। नहीं आप बोलिए। तीनों सूबों के अंदर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। पंजाब जो है, आपने देखा कि जो हशर हो गया है, जो केपी का हशर हो गया, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए, तालीम के लिए कराची आ रहे हैं। वो एक ही गंबट का हॉस्पिटल की बात करती हैं। आप मेरी बात सुने, आप
आपने इसी शहर ने सबको रोजगार दिया, सेहत के तमाम फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, लीवर ट्रांसप्लांट से लेके हार्ट के डिजीज, एवरी चीज जो है वो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और पानी भी हम देंगे, सड़कें भी हम बना रहे हैं, अंडर बाईपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस। लंबी लंबी जज्बाती तकरीर करने से काम नहीं होता। आपने जितना काम किया 249 के इलेक्शन में, आपको शायद आईना दिखा दिया गया कराची के लोगों ने कि वो सीट जो हमने 32 साल के बाद जीती, लोगों ने कहा यही वो हुकूमत है जो हमारे काम करती है। ये जमहूरियत है जो रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को जो सिर्फ नारेबाजी करते हैं। अच्छा। जो सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए इश्यूज है बैठ के सिर्फ बैनर लगाने से या मुजाहरे करने से नहीं होता, काम करने से होता है। जब आप अपोजिशन में थे ना तो कहते थे ये फंड जो है ना सियासी रिश्वत है, हम अपने एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आप कराची के अवाम को, एक मिनट शाहिदा रहमानी साहिबा, यही वजह है कि वो 10 अरब रुपए के काम नजर नहीं आए। शाहिदा रहमानी साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको भी पता है 5 प्रोजेक्ट्स बता दें सिंध गवर्नमेंट के कराची के लिए जिससे उनके बुनियाद। एक मिनट आफ्ताब जहांगीर साहब, अपने नाम के साथ मंसूब कर रही हैं आप लोग आपस में। हमने वहाँ पे मेरे ख्याल से शाहिदा रहमानी साहिबा को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपका कोई काम नजर नहीं आ रहा। आप हाँ डिफेंस में रहते हैं, कभी आ गए तस्वीर। शाहिदा रहमानी साहिबा ब्रेक लगा लें, खुदा के लिए ब्रेक लगाएं। मैं कह रही हूँ पीपल्स पार्टी के 4 मंसूबे बता दें प्योरली फॉर कराची, ताकि आप लोग भी इलेक्शन में जाहिर है बताएंगे ना कि कराची के लिए क्या किया। वो 4 नए प्रोजेक्ट्स बता दें जिससे बुनियादी मसाइल हल होंगे। नादिया बदकिस्मती से इस शहर पर एमक्यूएम ने 30 साल बिला शिरकत गैर जो जिस तरह बल्दियाती निज़ाम को, केएमसी को, वाटर बोर्ड को, एसबीसीए को तबाह बर्बाद किया, केडीओ को, उसको आकर सिंध गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया, जाहिर मुलाजमीन तो तकरीबन उन्हीं के का आपने देखा कि गटरों के अंदर उन्होंने किस तरीके से बंद कर देते हैं ताकि कराची डूबे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप शाहरा फैसल की तज़ीन और आराई से लेके यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड, शहीद मिल्लत रोड से लेके आप डिफेंस के लिफ्टन जहाँ पे भी जाएं, सबके सब सिंध गवर्नमेंट ने ये रोड्स भी बनाई हैं, अंडर बाईपासेस। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ बेशमूल इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और आप लोग भाई मेन शाहराओं की बात करते रहते हैं, कभी तो किसी और इलाकों में जाएं जहाँ कचरे के ढेर होते हैं, जहाँ नकासी आम नहीं है। ये डिफेंस, क्लिफ्टन, शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत, शाहरा कायदीन पे कराची खत्म हो जाता है। रजी साहब यार रियल इश्यूज नहीं पता। अच्छा अब ये जिन जगहों की नादिया जिन जगहों की ये बात कर रहे हो वो तो कंटोनमेंट एरिया है ना क्या बात, कंटोनमेंट एरिया है। कौन सी कंटोनमेंट? कंटोनमेंट वाले अपना काम भाई करते कौन सी हैं, कंटोनमेंट? काम करना है, जहाँ पे फंड लगाना है, जहाँ पे लोगों के मसाइल हल करने, वहाँ की बात नहीं करती हैं ये लोग। कैंटोनमेंट के इलाके जब डूबते हैं ना तो सिंध गवर्नमेंट वो वहाँ पे तो कंटोनमेंट वाले काम करते हैं। आप तो जा भी नहीं सकती, आप उनके ऑफिस में जा भी नहीं सकते, समझे ना? जहाँ पे काम करना है वहाँ पे काम नहीं करते कंटोनमेंट के। हाँ चले रजी साहब, ये तो हाँ देखिए बात अगर इस तरह होगी, कैंटोनमेंट की बात करते हैं, कैंटोनमेंट अपने इलाके नहीं संभाल पाती। लास्ट ईयर जो बारिशें हुई उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने जाके हेल्प की कैंटोनमेंट की। खुदा को मानो यार, मतलब लोगों कैंटोनमेंट का आपने जिक्र किया, कामों को अपने कामों में शामिल कर लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब एक सेकंड, हर वक्त जो है 1 मिनट पर सियासत की जाए, बस 1 मिनट। देखिए मैं बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूँ और वो ये है कि देखिए कराची का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। उसके ऊपर कोई हुकूमत काम नहीं कर रही। कुछ तो पीपल्स पार्टी ने किया है ना, कुछ तो अभी किया है। कोई कुछ नहीं, क्यों शहीद मिल्लत का फ्लाईओवर देखिए, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अभी ये बताएं, देखिए बहन हम बारी बारी बात करेंगे ना, हम बारी बारी बात करेंगे, ठीक है हम बारी बारी बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गटर का सिस्टम है, पानी का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, बिल्कुल कोलैप्स है। कराची तबाह बर्बाद हो चुका है, 2 और 2 4 की तरह। ये जिंदा हकीकत है। आप कहते रहिए कहीं पे भी बैठ के कि नहीं हमने ये किया ये किया ये किया। कराची के लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं हम इस शहर के। फैसला करती है अवाम तो गुलाम बनाया हुआ है आप लोगों ने। कोई नहीं, आप इस शहर कराची के ऊपर आपके पास कोई जमहूरी नुमाइंदगी नहीं है और आपने अपने जागीरदारों के जरिए इस शहर कराची के ऊपर एक जाबिराना गैर जमहूरी तसल्लुत जमाया हुआ है। और तामीरी काम नहीं, तकरीबी काम है। देखिए आप हम बारी बारी बात करेंगे ना बहन, प्लीज बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सूबे के ऊपर शहर कराची पे एक जागीरदाराना आमरीत मुसल्लत है जो जमहूरियत के नाम पर है।
और फ्रॉड जमहूरियत है जो पूरे सूबे के ऊपर मुसल्लत है। बारी बारी जागीरदारों के चेहरे बदलते हैं और वो यहाँ के इंसानों को गुलाम बना के रखते हैं। पहली बात, वोट लेकर आए हैं रजी साहब, वोट लेकर आए हैं। कोई जागीरदारों के मुकाबले पे कोई आम जमहूर को वोट देने का हक हासिल नहीं है आजादी के साथ। सब गुलामी की जिंदगी वहां पे गुजार रहे हैं। क्योंकि दूसरी जमातें इनरोड्स नहीं कर सकी ना, वैक्यूम छोड़ा ना। वहां पे वैक्यूम नहीं, वहां पे लोग गुलाम हैं कराची के अंदर। अच्छा, अब आप आइए शहर कराची में, सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास शहर कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इनको बहुत मौके मिले हैं, इनको इस वक्त भी मौका मैसर है, लेकिन ये शहर कराची के साथ इनका रवैया कराची दुश्मनों वाला है और इन्होंने कराची के शहरियों का दिल जीतने की कभी कोशिश नहीं की। मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कराची के बुनियादी इशूज क्या हैं। आज सूरत हाल ये है कि हम गटर और पानी के ऊपर फंस के रह गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कराची का बुनियादी मसला मर्दमशुमारी का है, ताकि सियासी और माशी हुकूक इस शहर कराची को पूरी तरह मैसर आए। ये शहर कराची मरकज को 70% रेवेन्यू देता है, सूबे को 95% रेवेन्यू देता है। इस शहर के साथ आप इतना सौतेलापन कर रहे हैं कि आप इसको जीने का हक भी नहीं दे रहे। आपने मर्दमशुमारी का फैसला किया, मरकजी हुकूमत ने किया, सूबाई हुकूमत उस पर सिर्फ लिप सर्विस करती है और सूबाई हुकूमत कराची के का लफ्ज नाम इस्तेमाल नहीं करती कि कराची के साथ क्या नाइंसाफी हुई है। सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है मर्दमशुमारी के हवाले से? सूबाई हुकूमत मर्दमशुमारी में जो विफाक की कौंसिल है वहां पे इन्हें बात करनी चाहिए थी। उन्होंने पॉलिटिकली यहाँ पे सूबाई असेंबली में उस मसले को उठाकर उस पर कंसेंसस पैदा करना चाहिए था। दूसरा मसला कराची का कोटा सिस्टम का मसला है। उनको वहाँ डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने पड़ जाएंगे। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। दूसरा मसला कराची का मर्दमशुमारी के बाद कोटा सिस्टम का मसला है। कोटा सिस्टम एक नाइंसाफी का एक निज़ाम है जिसमें MQM, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों शरीक हैं और PTI ने कोटा सिस्टम के ऊपर एक नामुतनाही फैसला करके हमें हमेशा के लिए एक नुकसानदेह काम किया हमारे साथ। तीसरा मसला यहाँ पे जिंदा रहने के लिए पानी का मसला है। पानी का बुनियादी प्रोजेक्ट K4 मंसूबा है, जब तक वो नहीं बनेगा कराची के मसले इसी तरह से। आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं वो अपने वक्त पर बन जाएगा, लेकिन उन्हें टाइमलाइन नहीं पता। मेरे भाई, तेरे वादों पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप 3 दिन के लिए, तो मैं कह रहा हूँ आप 3 दिन वजीर आजम से कहें कि वो यहाँ पे इस शहर में जिंदगी गुजार लें। नहीं, और पूरा शहर देखना होगा। नहीं देखें, वो सिर्फ 3 दिन। नहीं, शारे फैसल से आप नहीं देख सकते। प्लीज कराची को, आपको कराची विजिट करना होगा। आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस शहर कराची में ट्रांसपोर्ट की जो अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोग जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लोग होते हैं, ये हर पार्टी की बेनिफिशरीज का एक टोला है जिन्होंने पार्टी की शक्ल में एक झांसा बनाया हुआ है और ये लोगों के ऊपर मुसल्लत रहते हैं और ये सीरियसली किसी बात को होने ही नहीं देते। अच्छा, ये आपने अपनी क़ियादत की बूट पॉलिश के लिए स्क्रीन के ऊपर बैठ के चापलूसी की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मर गए कराची वाले। राजी साहब, आपने जो बुनियादी मसला आपने कहा ना, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो मर्दमशुमारी का बिल्कुल है। आफ्ताब जहांगीर साहब, चले आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। इसके साथ नादिया प्लीज, शहर कराची का अव्वलीन मसला ये है कि कराची को इख्तियारात मिलने चाहिए। मैं आफ्ताब भाई को मुखातिब करके खास तौर पर ये बात कह रहा हूँ, पूरे कराची की तरफ से ये बात है कि आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम हमारे लिए रुकावट बनती है। 18वीं तरमीम पे बात खत्म नहीं होनी चाहिए। जो जमहूरी आज़ादी है और जमहूरी हुकूक हैं वो नीचे शहरी हुकूमत तक पहुंचने चाहिए और ये काम वफाकी हुकूमत का है कि आप वहां पर बैठ के आईन साजी कीजिए, आप कानून साजी कीजिए। आप 18वीं तरमीम के सद्देबाब के लिए शहरी हुकूमतों के निज़ाम को कायम कीजिए, उसके लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। पूरा शहर आपको दुआएं देगा। आप क्यों नहीं ये काम कर रहे? अगर लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, एक मिनट आफ्ताब जहांगीर साहब, जरा बताएं ना, वजीर आज़म को पता है ना मर्दमशुमारी के हवाले से। अच्छा, सुनते लें। आज ही मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की। अच्छा, मैंने ये कहा कि मेरी आवाम ने मुझे जब वोट दिया तो उनको ये नहीं पता था कि आफ्ताब जहांगीर के आगे 18वीं तरमीम खड़ी होगी। उन्होंने तो ये समझा था कि जी आफ्ताब जहांगीर को जिताएंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे। यार शायदा खुदा को मानो यार, आप बहन होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। अच्छा देखिए, अच्छा बात सुने, अगर आप शायदा आप कराची की हमदर्द हैं, मैं कराची का हमदर्द हूँ, रजी भाई कराची के हमदर्द है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि बिला तफरीक
बगैर किसी उसके हमें मिलकर काम करना चाहिए इस कराची के लिए। फिर कराची के आवाम को फैसले का हक देना चाहिए कि वो जिसको चाहे मुंतखब करे। अच्छा, आफ्ताब लेकिन जहांगीर क्योंकि साहब, अगर कराची होगा तो ये सूबा चलेगा, ये मुल्क चलेगा। कराची अगर मजबूत होगा तो कराची और ये पाकिस्तान चलेगा। तो फिर हम सियासत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शहर कमजोर होगा तो ये मुल्क कमजोर होगा। इस बात को समझे, आपका सूबा कमजोर होगा। आपने डिवाइड कर दिया सूबे को, आपने डिवाइड कर दिया सूबे को। सूबे के अंदर जो हुकूमत कर रही है वो अंदरूनी सिंध रूरल एरिया हुकूमत कर रहा है। शहरी यहाँ के जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। मर्दमशुमारी पर आफ्ताब जहांगीर सर, साहब, हमने मर्दमशुमारी पर भी बात की है, हमने मर्दमशुमारी पर बात की है और उन्होंने कहा कि ये आईनी, क्योंकि आपको पता है ये हमारे से पहले का एक इश्यू था। ये आईनी प्रॉब्लम है जिसको बहुत जल्द इसको सॉल्व किया जाएगा और इसकी सही मर्दमशुमारी की जाएगी। क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि मर्दमशुमारी के बगैर हमें वो वसाइल हम नहीं मिल सकते, क्योंकि आबादी के लिहाज से वसाइल तकसीम होते हैं। बिल्कुल। लिहाजा आप मुझे अब आप एक पता है, एक मसले की बात कर रहा हूँ। अगर 1.5 करोड़ आदमियों को वैक्सीनेशन लग जाती है तो फिर क्या बाकी लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं? उन लोगों का क्या होगा जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते? ठीक, मतलब कैसे मतलब मसाइल हल होंगे? एक मिनट आप ये बताइए कि मर्दमशुमारी पे आपने कहा कि हम अब फला कमेटियां बनेंगी, वो कमेटियां इतने दिनों में ये काम करेंगी और उसके जरिए हम मर्दमशुमारी के इन तमाम चीजों को ठीक करके नई मर्दमशुमारी की तरफ जाएंगे। असद उमर साहब ने ऐलान किया था। आप बताइए कि उसके बाद कितने इकदाम हुए उस सिंध में? अच्छा देखिए, लास्ट है, 30 30 सेकंड्स हैं, I have to एक हफ्ते close, बाद चलें। ये होगा, 2 हफ्ते बाद अच्छा ये होंगे, रजी 3 भाई, हफ्ते हमने बाद। प्रॉपर कुछ भी हम नहीं होगा। हमेशा बात करते, मैं हर मामले के ऊपर कराची के ऊपर कराची की आवाज हूँ तू, और मैं हर उस बात को करता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं अब मुझे आपको पता है कि मैं कहां से ट्रेंड होकर आया हुआ हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मुझे अगर सच बात करनी होगी तो मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने भी करूंगा। मैं ये बार बार कहता हूं कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है, उनके नौजवानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये मेरी 2 बातें होती हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर के सामने और हर जगह पर, तो कि प्राइम मिनिस्टर तरक्याती काम हेल्पलेस है? और मेरे नौजवानों को रोजगार। अच्छा, तो अब सब कोई जाकर कराची के हवाले से बोलता है, कराची के साथ जुल्म ज्यादती सब कुछ हो रही है। हर जमात विफाकी हुकूमत में बैठ के ये कहती है। लेकिन जिम्मेदारी तो देखिए, आज आप 3 साल वालों को तो आफ्ताब जिम्मेदार जहांगीर बना रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर आप साहब, 3 साल वालों को जिम्मेदार बना रहे हैं, आप 70 साल वालों को क्यों नहीं बना रहे? सबसे इंपॉर्टेंट मर्दमशुमारी है जिसमें वो 70 साल के बहुत सारे डिक्टेटोरियल रूल्स भी शामिल, वो जो पूरे निजाम रहे हैं वो भी शामिल है आमरों के। बहरहाल मर्दमशुमारी जब तक नहीं होगी, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन माजरत के साथ तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हम एक ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जो कि बर्तनी कौन सा सुपर्ब होगा, कब लेकर आएंगे, 3 साल गुजर चुके हैं। चाहे वो बकिया सूबों में ही आ जाए तो कम अज़ कम उन सूबों के मसाइल भी हल हों, और उसके बाद कराची में जिस तरह से भी पीपल्स पार्टी को फिर आप राज़ी कराएं, लेकिन उस सबसे पहले यहाँ पर हमें गिने जाना इंतहाई अहम है। अल्लाह हाफ़िज़।